यहाँ शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम जानते हैं कि औषधि क्या हुआ। इस औषध शब्द को यदि आप लोग इंग्लिश में कहेंगे बेटा तो उसको कहा जाता है ड्रग्स, ठीक है ना, जिनको हम मेडिसिन्स भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे पास दवाइयाँ हैं। औषध का मतलब यहाँ पर दवाइयों से, लेकिन इसको जो अंग्रेजी वर्ड इसके लिए यूज हुआ है वो ड्रग्स हुआ। क्या कहते हैं हम उसको? ड्रग। ये ड्रग यूज हुआ, ठीक है ना। ड्रग को जनरली हम दूसरे रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में हम ड्रग का मतलब होगा औषध, जिसको हम मेडिसिन कह सकते हैं या दवाइयाँ कह सकते हैं। दवाइयों के लिए तो मेडिसिन यूज होते हैं, लेकिन औषध के लिए ड्रग्स यूज होता है ना। ये इंग्लिश वर्ड है इसका। तो ये होते क्या है ना। पहले हमें जाने कि क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ होते हैं जो मनुष्य और जानवर, मनुष्य भी आ सकते हैं इसके अंदर और जानवर भी आ सकते हैं, है ना। जानवर के किसी रोग से छुटकारा दिलाए, कोई छुटकारा हमें इससे मिल जाए, जैसे मानो कोई रोग हो रखा है उससे छुटकारा दिलाए, और साथ साथ में रोग की पहचान करने, उसको कैसे पहचान किया जा सकता है करने, और रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? औषध कह सकते हैं। यानी कि औसत क्या हुआ कि जो मनुष्य हो या कोई जानवर हो, उनसे रोगों से उनका छुटकारा दिला दे। एक काम तो ये होता है। दूसरा क्या हो सकता है कि उन रोगों की पहचान करना। पहचान करने के लिए भी हम औषधियों का प्रयोग करते हैं, डायग्नोस करना और रोगों का उपचार करना कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको कहते हैं बेटा हम औषध। ये हमारे पास औषध हो, है ना, औषध या ड्रग्स कह सकते हैं, है ना। ये इंग्लिश में मैंने डेफिनेशन लिखने की कोशिश की इसको, किस प्रकार से हो सकता है। ड्रग्स इज डिफाइंड एज सबस्टांस यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोस करना है, प्रिवेंट उसको रोकना है, और रिलीव करना है, रिलीव माने उससे आराम मिले हमें, और क्योर करना, साथ साथ में उपचार करना है मैन और एनिमल्स, जो उनके डिजीज होंगे या रोग होंगे उनको ठीक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये है बेटा औषध की डेफिनेशन, औषध किसे कहते हैं, है ना। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं औषध का वर्गीकरण किस प्रकार से हो सकता है। जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, यानी कि जो इसका वर्गीकरण है कितने प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ देखेंगे। पहला नंबर है इसका, ये 4 प्रकार के होते हैं वैसे, है ना। तो पहला नंबर ये देखेंगे, ये है फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर, जो फार्मेसी के आधार पर जो क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल आधार जो होगा, उसके आधार पर हम किस प्रकार से मान सकते हैं उसको, ठीक है ना। यहाँ हम इसको समझ सकते हैं कि कोई जो औषधि है जिसका हम चुनाव करते हैं, है ना, उसका फार्मालॉजिकल क्या प्रभाव होंगे, है ना। जैसे देखो, ये पीड़ाहारी होते हैं, यानी कि पीड़ाहारी किसे कहेंगे? जो पीड़ा को समाप्त कर देगा, दर्द को समाप्त कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फार्मेसी के हिसाब, यानी फार्माकोलॉजी कहते हैं कि जो फार्मेसी के हिसाब से हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है ना, उसका प्रभाव देखेंगे। तो ये देखो, जैसे माना हमने कहा फार्माकोलॉजिकल जो प्रभाव हो गए, उसके आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। देखो, पीड़ाहारी यानी कि पीड़ा को समाप्त करने वाला, ठीक है ना, पीड़ा को समाप्त करने वाला। जबकि क्या कह सकते हैं, देखो, प्रतिरोधी, इसको बोलते हैं बेटा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है ना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो वृद्धि हो सकती है, और दूसरा वो क्या कर सकते हैं, उनको नष्ट करने के लिए हम इन एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक कौन से हो गए? जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको या तो नष्ट करना है, उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, ठीक है ना, या उनको नष्ट करने के लिए, या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा हम एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक बहुत सारी चीजें, प्रतिरोधी कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिरोधी, उसको बोला जाता है प्रतिरोधी। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिरोधी। तो प्रतिरोधी के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा हमारे पास एंटीसेप्टिक। तो दो चीजें हमने यहाँ सीख ली, देखो, और जो फार्माकोलॉजिकल प्रभाव है, उसके आधार पर ये किस टाइप से, देखो, उसके आधार पर जैसे पीड़ाहारी है, यानी कि दर्द को खत्म करने वाला, ठीक है ना, यानी कि पीड़ा को समाप्त करने वाला। दूसरा हमने पढ़ा, यानी कि एंटीसेप्टिक, इसको एनाल्जेसिक भी कहते हैं बेटा। पीड़ाहारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनाल्जेसिक। और प्रतिरोधी को बोलते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। ये रोग क्या करेंगे, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को रोकता है और नष्ट भी करता है, दोनों काम करते हैं, है ना। मानव उनकी वृद्धि हो रही है तो उनको रोकने का काम भी करता है।
इसके अतिरिक्त क्या करता है डॉक्टर जो है आयु कारक रोगी जी को, जो आयु कारक रोगियों की और शारीरिक अवस्थाओं के वो अवस्था व अन्य रोगों को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का उचित चुनाव करते हैं। जैसे माना आप लोगों ने देखा होगा, हमने तो सिंपल देखा कि अच्छा इसको दर्द हो रहा है तो क्या कर दिया उसको, हमने दर्द की दवा दे दी उसको, पेन किलर जिसको हम बोलते हैं, दर्द की दवा दे दी। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करता, डॉक्टर ये भी देखता है कि इस दवाई का प्रभाव क्या होने वाला है उसके, ये कोई अन्य रोग तो नहीं है इसको, ठीक है ना? कहीं हमने दर्द पेन किलर दे दिया लेकिन कुछ और दिक्कत होने लग गई इसको। तो डॉक्टर अलग-अलग प्रकार से देखते हैं, ठीक है ना? लेकिन हम सिंपल रूप से इसे कह सकते हैं, यानी कि जो दर्द को खत्म करता है, उसको बोलते हैं पीड़ाहारी, यानी कि क्या बोलेंगे एनाल्जेसिक, क्या बोलेंगे बेटा? उस दवाई को क्या बोलेंगे? एनाल्जेसिक। क्या कहेंगे? एनाल्जेसिक अंग्रेजी में कहते हैं उसको। देखो दूसरा है एक विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रिया पर आधारित, ठीक है ना? जो क्या होगा ये दूसरे नंबर का है वर्गीकरण। ये क्या होगा विशिष्ट जो जैव रासायनिक प्रक्रिया होगी उसके आधार पर है ना? उसके आधार पर किस प्रकार से होगा देखो, जो हमारे पास एक दवाई है और उसका क्या होगा, किस प्रकार से वो क्रिया करेगी, तो वो क्या उसके आधार पर देखो एक विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रिया के पर आधारित, यानी कि दवाइयाँ क्या होती हैं, दवाइयाँ औषधि जिसको हम कह सकते हैं, का चुनाव क्या होता है, जैव रासायनिक प्रक्रिया की प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसके विरुद्ध इसके कार्य करना होता है इसके, है ना? यहाँ पर क्या होगा जैसे मान लीजिए देखो, ये कह रहा उदाहरण दे रहा है कि एलर्जी है, तो एलर्जी क्या है, यहाँ पर हमें देखना होगा कि एलर्जी किस कारण से है। कैसी दवाइयाँ हैं? देखो औषधि का जब चुनाव करते हैं तो जैव रासायनिक प्रक्रिया प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है। अब एलर्जी हुई, मान लीजिए किसी को एलर्जी हुई, तो एलर्जी के कई कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एलर्जी की कोई भी दवाई दे दी, तो उसके कारण हो सकते हैं, है ना? वह औषधि जो एलर्जी को नियंत्रित करने के लिए दी जाती है, उसको बोलते हैं बेटा हम हिस्टामिन। उसको क्या बोलते हैं? एंटी हिस्टामिन। क्या बोलेंगे? एंटी हिस्टामिन। जो किसके लिए नियंत्रित करने के लिए दी जाती है? एलर्जी को। तो पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटाहिस्टामिन क्या हुई, है ना? तो एंटाहिस्टामिन जो है ये दी जाती है एलर्जी को रोकने के लिए, ठीक है ना? इसको कहा जाता है एंटाहिस्टामिन। अब इसकी दवाइयाँ अलग-अलग प्रकार की होती हैं। तो ये क्या है कि पहले हमें क्या जानकारी लेनी होगी, हमने सीधे दवाई नहीं देनी है। पहले देखना होगा इसको धूल से एलर्जी है, ठंड से एलर्जी है, कई कौन सी एलर्जी है इसको, है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर देना होगा एंटाहिस्टामिन। ये अभी नाम नहीं है, दवाइयों के नाम नहीं है, ये उनके ग्रुप के नाम है। जैसे मैं कहूँ एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो दर्द को कम करने वाली दवाई है, ये नाम है। जैसे मैंने दूसरा कहा एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक क्या हुआ, बहुत सारी दवाइयाँ प्रतिरोधी, है ना? एनाल्जेसिक कौन सी हुई, दर्द निवारक, पीड़ाहारी जिसको हम बोलते हैं, है ना? पीड़ाहारी। और ये एंटाहिस्टामिन क्या हुआ, जो एलर्जी को रोकता है, ठीक है ना? एलर्जी को रोकने वाला कौन सा हो गया, एंटाहिस्टामिन, ठीक है बेटा? तो देखो एक विशिष्ट औषधि का चुनाव एलर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना? जिसको विरोध उसको कार्य करना होता है। देखो अभी विशेष, देखो ये कह रहा है विशिष्ट औषधि, इसमें भी बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की औषधियाँ होंगी, एंटाहिस्टामिन भी अलग-अलग होगी। तो ये हमें ये चुनाव करना पड़ता है कि किस प्रकार की एलर्जी है और उसके लिए कौन सी दवाई उचित रहेगी, ठीक है ना? इस प्रकार से क्या करना पड़ता है बेटा, उसको देखना होता है, ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा देखो, एक है रासायनिक संरचना पर आधारित। जो रासायनिक संरचनाएं हैं इन औषधियों के अलग-अलग प्रकार की होती है, ठीक है ना? देखो ये कहता है सभी प्रकार की जो औषधियाँ हैं, सभी प्रकार की जो औषधि हैं के लक्ष्य जैवाणु होते हैं, ठीक है ना? जो क्या होते हैं विशिष्ट रासायनिक संरचना वाले होते हैं। इनकी रासायनिक संरचनाएं विशेष प्रकार की होती हैं। अब देखो इन लक्ष्य जैव अणुओं से प्रभावी क्रिया हेतु औषधियों को भी विशिष्ट रासायनिक संरचना से वाला बनाया जाता है, ठीक है ना? इनकी क्या की जाती है, इन जो औषधियाँ बनाई जाती है, संरचनाएँ विशिष्ट बनानी पड़ती है,
देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, हमारा शरीर कैसा है, देखो बेटे यहाँ पर हम ये देखेंगे कि शरीर में होता क्या है, जो हमारा शरीर है, इस शरीर में कई चीजें ऐसी हैं जो रोकने का कार्य कर देती है। जैसे मानना सपोज क्या हुआ कि हमने कोई चीज ली, हमने भोजन में किसी चीज को ले लिया, तो जनरली क्या होता है, हमारा शरीर यदि समझे कि ये अनुपयुक्त है, हमारे शरीर के लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो हमें क्या हो जाता है, उसकी उल्टी आ जाती है, यानी कि वो सीधे उल्टे होकर के बाहर निकल जाता है। जो हमारा शरीर यदि ये समझता है कि हमारे शरीर के लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो उपयोगी नहीं है तो उसको क्या करेगा, शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको उल्टी के फॉर्म में आ जाएगा, उल्टी आ जाएगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शरीर के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया, देखो कुछ कोशिकाएं होती है, जैसे मान लीजिए हमने ये सेल है और इस सेल में कोई चीज यहाँ से प्रवेश कर रही है और उसे इस शरीर की कोशिका को लगता है कि नहीं ये हमारे लिए अनुपयोगी है, तो उसे अंदर नहीं आने देगा, क्या कोशिका के अंदर नहीं आने देता है। तो यहाँ जो दवाइयाँ बनाई जाती है, उसकी संरचना देखो, ये कह रहा है ना, देखो सभी प्रकार की जो औषधि है, लक्ष्य जैव अणु होते हैं, कि जिस प्रकार से बायोमोलिक्यूल होते हैं वैसे बनाए जाए, जैव अणु बनाए जाए, जो विशिष्ट रासायनिक संरचना वाले हों, यानी कि उनकी संरचनाएं क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं। हमारा शरीर उन दवाइयों को पहचाने कि हमारे लिए उपयोगी है और उसको क्या कर ले, अवशोषित कर ले, नहीं तो वो दवाइयाँ हमारे शरीर में जाएंगी नहीं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा कि ये ध्यान रख करके बनाया जाता है, उनकी संरचनाओं वाला बनाया जाता है। देखो औषधि को भी विशिष्ट रासायनिक संरचनाओं वाला बनाया जाता है। इनकी संरचनाएं भी क्या होती हैं, विशेष प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, अब देखो ये कहता है कि एक ही लक्ष्य पर कार्य करने के लिए उपलब्ध औषधि समान संरचना वाली समझी जाती है। यदि हम देखेंगे एक ही प्रकार का, जैसे माना सपोज किसी को बुखार आ रहा है, तो जो को खत्म करने वाली दवाई है, जिनको बोलते हैं हम एंटीपायरेटिक, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा, एंटीपायरेटिक, अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है ना, जो शरीर के ताप को क्या करती है, कम करती है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। ये शब्द याद रखना है आपको। ठीक है ना, अभी तक कितने शब्द हमने पढ़े, हिस्टामिन, दूसरा एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, हिस्टामिन, तीसरा पीड़ा एनाल्जेसिक, रोधी। हाँ यस। पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक जिसको हम पीड़ाहारी कह रहे हैं। और भी कुछ पढ़ा, एंटीपायरेटिक, जो अभी मैंने बताया है ना, चार शब्द हमने पढ़ लिए। ठीक है ना, एक तो पीड़ाहारी हो गया, एनाल्जेसिक जिसको हम बोल रहे हैं, हिस्टामिन हो गया, तीसरा हमने क्या पढ़ा, एंटीसेप्टिक जिसको प्रतिरोधी कह सकते हैं, प्रतिरोधी, और चौथा हमने पढ़ लिया एंटीपायरेटिक जिसको हम कह सकते हैं ताप को कम करने वाली दवा, है ना। तो ये चार प्रकार के, अभी धीरे धीरे और बढ़ते चले जाएंगे, याद रखना आपको, है ना, ऐसे में याद होते चले जाएंगे। तो देखो ये चार प्रकार की दवाई, देखो बेटा एक ही लक्ष्य, जैसे माना हम सपोज कह रहे हैं कि बुखार आ गया किसी को, है ना, तो जो बुखार वाली दवाइयां हैं, उनकी संरचनाएं देखो एक ही लक्ष्य पर कार्य करने के लिए औषधि समान संरचना वाली समझी जाती है, यानी कि जो बुखार पर काम करने वाली दवाई होंगी, उनकी जो संरचनाएं होंगी वो सब समान होंगी, एक जैसे होंगी। ठीक है ना, एक जैसे होंगी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जैसी दवाइयां होंगी। देखो उसके बाद कहता है कि सल्फा औषधि में उपस्थित विभिन्न सल्फोनामाइड्स, देखो सामान्य संरचनाएं दी गई हैं, जिनको हम कह सकते हैं सल्फोनामाइड संरचना, तो ये सल्फर ड्रग्स है। सल्फर ड्रग्स इनमें क्या होता है, सल्फा औषध हो सकते हैं, है ना। तो ये इनमें क्या होगा, समान आकार दिया जाता है उनको, ताकि क्या होगा, उनको हम क्या करेंगे, एक विशेष रोग पर कार्य करने के लिए समान प्रकार की औषधियां होंगी। ये तो रासायनिक संरचना के आधार पर है। चौथा है बेटा आणविक लक्ष्यों के आधार, आणविक लक्ष्यों पर आधारित, मॉलिक्यूलर टारगेट्स, है ना, मॉलिक्यूलर टारगेट। देखो किसी औषधि का चयन, देखो लक्ष्य की प्रकृति से भी जुड़ा है। ठीक है ना, लक्ष्य की किस प्रकार का लक्ष्य है ना, जिन्हें हम कह सकते हैं आणविक लक्ष्य अथवा औषधि लक्ष्य भी कहते हैं। इन औषधियों का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर। तो ये कहते हैं कि देखो ये आधारभूत क्या होते हैं, जैव अणु होते हैं, यानी कि सारे के सारे क्या होते हैं, जैव अणु से बने होते हैं, जो जैविक
पदार्थों से बने होते हैं। जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैव अणु है। लिपिड क्या है, जैव अणु है। प्रोटीन क्या है, जैव अणु है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, जैव अणु। ठीक है ना। देखो एंजाइम जो प्राय क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना। एंजाइम क्या होता है बेटा, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो देखो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास आणविक लक्ष्य। इन अणुओं को लक्ष्य बनाते हुए क्या हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रखी है, या लिपिड्स की कमी हो रखी है, प्रोटीन की, ये जैव अणु हमारे पास है ना। इन अणुओं को लक्ष्य बना करके कुछ दवाइयां ऐसी भी तैयार की जाती है ना। देखो ये मानव शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये हमने अलग अलग देख ली। ठीक है ना, किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। तो ये आणविक लक्ष्य के आधार पर इसके और भी आणविक लक्ष्य हो सकते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और उत्प्रेरक ये क्या करते हैं, देखो यदि हम देखेंगे इसमें ये अलग अलग प्रकार के है ना। देखो ये उत्प्रेरक का काम भी करता है, ये एंजाइम, ध्यान रखना, जैव उत्प्रेरक। ठीक है ना, जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ठीक। और जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उसके लिए सारी चीजें क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। ठीक है ना। अब देखो बेटा, यदि हमारे शरीर में एंजाइम की कमी हो जाए, हम एक शब्द और जोड़ देते हैं, एंजाइम की कमी। सॉरी, एंजाइम की कमी मुख्य रूप से, जैसे माना कि एंजाइम की कमी से क्या होगा, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं वृद्ध उम्र में जब हम बूढ़े होने लग जाते हैं, तो उस समय में एंजाइम की कमी होने के कारण क्या हो जाता है, बहुत सारी विकृतियां आने लग जाती है। ठीक है ना, इससे हमारे शरीर में क्या आने लग जाती है, बहुत सारी विकृतियां आती है। ठीक है ना, कमजोरियां हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पास कौन कौन से जो हमने लक्ष्य पढ़े हैं। यानी कि 4 प्रकार के हमारे पास क्या हो गए, औषधि का वर्गीकरण। फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर, एक विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रिया के पर आधारित, और तीसरा है इसमें रासायनिक संरचना पर आधारित, और चौथा यदि हम देखेंगे आणविक लक्ष्यों पर आधारित। तो ये क्या है हमारे पास, ये अलग अलग लक्ष्य थे जिसके आधार पर हमने इनको बांटा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ और महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। दूसरा यदि हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमने ये चीजें पढ़ी थी, तो यदि हम औषधि और औषधि का वर्गीकरण ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, ये इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। दूसरा है, ये देखो यहाँ पर विभिन्न वर्गों की औषधियों के चिकित्सीय प्रभाव। ठीक है ना, जो अलग अलग प्रकार की औषधियां हैं, उनका हमारे शरीर में यानी कि मेडिकल के रूप में किस प्रकार से प्रभाव होता है। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर है बेटा हमारे पास, तो जो औषधि हैं, जो औषध हैं, औषध को हम क्या करेंगे, तो इन औषधियों को देखते हैं। अभी थोड़ा लिखना पड़ेगा मुझे। पहला नंबर देखते हैं, औषध। जो हमारे पास औषध हैं, औषधों का वर्गीकरण किस प्रकार से हो सकता है। तो ये है, देखो औषधों के चिकित्सीय प्रभाव जो हमारे पास क्या हो सकते हैं, कि किस प्रकार से ये मेडिकल के रूप में हमारे प्रभाव पड़ सकते हैं ना। तो पहला नंबर है बेटा इसमें, यदि यहाँ पर देखेंगे तो पहला नंबर क्या आता है, पहला नंबर आता है प्रतिजैवी, प्रति अम्ल। पहला नंबर क्या है, प्रति अम्ल। ये दवाइयों का नाम है, जैसे हम पढ़ रहे थे ना, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक्स है ना। ठीक है ना, इस टाइप से। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटा एसिड। ये एंटा एसिड है, एंटा एसिड। इससे पता लग रहा होगा आप लोगों को, एंटासिड। एंटासिड दवाएं क्या हो सकती हैं, क्या होते होंगे बेटा, कोई मालूम है किसी को। ये दवाएं किस काम आती होंगी, एंटासिड। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ये हमारे शरीर में एसिड बनता है, अम्ल बनता है, खट्टे डकार आना या इस प्रकार की चीजें होना।
होता कि नहीं होता? तो उसको खत्म करने के लिए जो दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं उनको बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। तो हम इसको ऐसे डेफिनेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ रासायनिक वे रासायनिक पदार्थ होंगे, है ना? वे रासायनिक पदार्थ जो आमाशय, देखो बेटा, आमाशय जिसको हम स्टोमक बोलते हैं, है ना? की अम्लता की जो अम्लता होती है हमारे शरीर में, है ना? अम्लीयता, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, है ना? अम्लता अम्लीयता को सॉरी अम्लीयता को क्या कर देता है? कम कर सके, कम कर सके, ठीक है ना? जो हमारे शरीर में अम्ल बनते हैं उसको कम कर सके या उदासीन कर सके, ठीक है ना? उदासीन कर सके, उदासीन भी कर देगा तो तब भी चल जाएगा, है ना? उदासीन करने का मतलब उसमें अधिकता नहीं रहेगी, उदासीन कर सके, ठीक है ना? ठीक है ना? इन्हें हम क्या कह सकते हैं? कर सके, इन्हें प्रति अम्ल कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? प्रति अम्ल। ये है बेटा हमारे पास, प्रति अम्ल कहते हैं, या इन्हें प्रति अम्ल कहते हैं, बस इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये देखेंगे तो वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जो क्या होंगे, हमारे जो आमाशय है उसकी अम्लता को क्या करे? कम करे, है ना? या क्या कर दे? उदासीन कर दे, कर सके। उन्हें हम कह सकते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्रतिअम्ल, एंटासिड। और ये कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो उदाहरण के रूप में यदि हम लेते हैं तो एक तो होता है बेटा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3, इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला एग्जाम्पल ये हो सकता है, ये हमारे शरीर में जो अम्लीयता है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। दूसरा है बेटा, दूसरा कौन सा हो सकता है जो प्रयोग में लाया जाता है? ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो सकता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग भी क्या किया जाता है? अम्लता को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए भी किया जाता है। ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता था पहले, हाई स्कूल में तो पूछते थे इसको। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन ऐसे हमारे पास क्या है? एंटासिड है। कौन से हैं? एंटासिड है, जो हमारे शरीर में होने वाले अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं, ठीक है ना? इनका हम देख सकते हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। और इनके लिए फिर देखो बेटा, अलग अलग प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं। जो दवाइयों का नाम है वो है सिमेटेडीन। पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इन दवाइयों का प्रयोग आप लोग स्वयं से नहीं करेंगे, है ना? ये ध्यान रखिएगा। कहीं सोचा आपने कि हम जानकारी हमें जानकारी हो गई है और हम इन दवाइयों को ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं, ठीक है ना? क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के, देखो, जो कम करती हैं बेटा, जो हमारे शरीर में अम्ल को कम कर देती हैं, वो कौन कौन सी दवाइयां हो सकती है ना? जो हमारे शरीर की अम्लीयता को कम कर देती है। तो इसमें पहला एक नंबर एक भी हो सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक जो होता है वो हिस्टामिन होता है। दवाइयों के नाम ये हैं, ये इनके नाम नहीं है, ध्यान रखना, है ना? ये हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन, देखो हिस्टामिन। दूसरा हो सकता है सिमेटिडीन। ये जो है कंपोजिशन आप लोग उन दवाइयों को देख सकते हैं जो दवाइयाँ डॉक्टर देता है, उनमें क्या ये मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या-क्या चीज़ें मिल रही, सिमेटिडीन। और तीसरा है रेनिटिडीन। ये क्या करती हैं? ये हमारे शरीर की जो अम्लता है, उनको कम करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, रेनिटिडीन। जो ये अधिकांश ये दवाइयाँ जो है खाली पेट खाते हैं, है ना? ताकि अम्लीयता का प्रभाव थोड़ा कम हो, ठीक है ना? ये आमाशय की दीवारों में क्या कर देते हैं? ग्राही के रूप में आते हैं, ठीक है? और वर्तमान में जो प्रति अम्ल वाली दवाइयाँ होती हैं,
उनको बोला जाता है, जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, ये देखो ये याद भी रखना आपको, है ना? उनको कहा जाता है ओमेप्रोज़ोल। ओमे ये वर्तमान में जो यूज़ करते हैं, ये तो पुरानी दवाइयाँ थी ओमेप्रोज़ोल, प्रेज़ोल। जब आप दुकान से दवाइयाँ लाते हैं तो उनमें लिखा रहता है, आपको चेक करनी है ना? चेक करनी, लानी नहीं है। जैसे माना आप डॉक्टर से लेके आते हैं तो उन दवाइयों में नाम लिखे होंगे। ये है लेंसोप्रेज़ोल। तो देखो जैसे माना किसी के शरीर में अम्लता का प्रभाव होने लग गया, तो आप जब डॉक्टर के पास दिखाते हैं तो उससे क्या देखोगे, उन दवाइयों में से ये दवाइयाँ अधिकांश मिलती हैं, ठीक है? ओमेप्रोज़ोल और लेंसोप्रोज़ोल, ये दवाइयाँ हमें मिल जाती हैं वहाँ से, ठीक है ना? और इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? तो ये है बेटा पहले नंबर है हमारे पास, हमने पढ़ा एंटासिड यानी कि एसिड को कम करने वाली दवाई, अम्ल को कम करने वाली दवाई, ठीक है ना? अब इसमें यदि हम पहला नंबर देखते हैं तो पहला नंबर हमने पढ़ा प्रतिस्टेमिन। अब प्रतिस्टेमिन क्या होती है? नेक्स्ट यदि हम अगले देखते हैं, ये तो प्रति अम्ल था, ठीक है ना? दूसरा वाला यदि हम देखें कि दूसरे नंबर का है, वो है प्रति हिस्टामिन। दूसरा नंबर का है प्रति हिस्टामिन। ये दवाइयों के नाम है उनकी प्रकृतियों के आधार पर, है ना? हिस्टे हिस्टामिन, हिस्टा हो जाएगा बेटा, है ना? हिस्टामिन, प्रति हिस्टामिन। तो प्रति हिस्टामिन को हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं एंटी, ये एंटी हो गया बेटा, एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन, ये हो गया, ये प्रति हिस्टामिन हो गया, ठीक है ना? एंटी हिस्टामिन। अब इस एंटी हिस्टामिन को या प्रति हिस्टामिन को हम क्या समझें, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है ये, ठीक है ना? एंटी हिस्टामिन या प्रति हिस्टामिन क्या है, ठीक है ना? तो प्रति हिस्टामिन हम किसे कह सकते हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो औषधि, या हम कह सकते हैं वह औषधि जो क्या करेगी, कौन सी औषधि बेटा? हिस्टामिन वाली औषधि क्या करती हैं? वे औषधि जो एलर्जी, जो आप लोगों ने एलर्जी देखी होगी, जो एलर्जी, ठीक है ना, जो एलर्जी अभिक्रियाओं, जो एलर्जी अभिक्रियाओं ठीक है ना, के दौरान, एलर्जी अभिक्रियाओं के दौरान देखो बहुत सारी ऐसे होते हैं एलर्जी, है ना? कुछ कोशिकाओं को, ठीक है ना, कुछ कोशिकाओं, कुछ कोशिकाओं द्वारा द्वारा स्रावित 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 कर देंगे इसको, है ना? स्रावित हिस्टामिन, हिस्टामिन, ठीक है ना? रसायन के प्रभाव, रसायन के प्रभाव को क्या कर देता है? के प्रभाव से लिखना बेटा, के प्रभाव से संघर्ष करती हो, ठीक है ना? उन औषधियों को हम क्या कह सकते हैं? उन उन औषधियों को, उन औषधियों को हिस्टामिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रति हिस्टामिन, प्रति हिस्टा, ये हिस्टामिन, प्रति हिस्टामिन कहते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सारी दवाइयाँ कभी-कभी देखा होगा आप लोगों ने
हमें एलर्जी होती है, अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है ना। और एलर्जी में क्या होता है कि जो देखो जो कुछ कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, हिस्टामिन स्रावित होता है, रासायनिक प्रभाव है ना। और ये क्या करती हैं, जो हिस्टामिन स्रावित होता है वो एलर्जी को उत्पन्न कर देता है ना। जैसे कुछ लोगों को दवाइयों से भी एलर्जी होती है, यदि उसने दवाई खा ली और किसी दवाई विशेष से एलर्जी होती है, यदि उसको खा लेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसके शरीर में अलग प्रकार की एक्टिविटीज होने लगेगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्रति हिस्टामिन दिया जाता है, एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, उस हिस्टामिन के प्रभाव को थोड़ा कम करेगा, ठीक है ना। कुछ कोशिकाओं द्वारा स्रावित हिस्टामिन रसायन के प्रभाव से संघर्ष करते हैं, उन औषधि को हम बोलते हैं प्रतिहिस्टामिन। और ये इससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर में एक प्रकार की अलग प्रकार की क्या आ जाती है, एलर्जी होने लग जाती है। धूल से एलर्जी अलग अलग प्रकार से, जैसे हमें खांसी आना, खांसी भी एक प्रकार की एलर्जी हो सकती है, ठीक है ना। खांसी क्या हो सकती है, एक प्रकार की एलर्जी हो सकती है। तो देखो बेटा, इसका उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इसमें दवाइयां दे सकते हैं हम। तो इसमें दिया जाता है हिस्टेडीन। क्या दिया जाता है, ये दिया जाता है हिस्टेडीन। यदि हम इसको देखेंगे तो हिस्टीडीन, ये है हिस्टेडीन, ये हमने दवाई ली है ना। दूसरा यदि हम देखेंगे तो ये हिस्टेडीन है, ये दवाइयाँ दी जाती है। और इसमें और कौन-कौन सी हो सकती है ना, जो दवाइयाँ बाजार में प्रचलित होती हैं, वो है ब्रोमो, ठीक है ना। और ये है फेनिरामिन, ब्रोमोफेनिरामिन, है ना। इसको हम बोलते हैं डाइमेटेप, डाइमेटेप। ये अलग अलग प्रकार की, ये हो सकता है आप लोगों को जो ये दवाइयाँ दिख रही हो, ये पुरानी दवाइयाँ टाइप की हो, है ना, डाइमेटेप। और इनकी जगह नए नए आ गए होंगे, ठीक है ना। और कुछ दवाइयों में ये मिलेगा, कंपो ये मिलेगा साल्ट, तो ये मिलेगा, ये साल्ट है बेटा इनके, है ना। दूसरा यदि देखेंगे तो ये है टरफेनाडीन, टरफेनाडीन। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, जो एंटी हिस्टामिन है। सामान्य रूप से ये दवाइयाँ लिखी जाती हैं, जो डॉक्टर्स लिखते हैं ये दवाइयाँ, है ना। इसको हम दूसरे रूप में सेल्डेन भी लिखा हो सकता है, सेल्डेन, इस टाइप से लिखा होगा सेल्डेन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और दवाई भी होती है जिनको हम लिख सकते हैं एलेग्रा, तीसरा हम लिख रहे थे एलेग्रा। ये अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं, और इसका नाम है फैक्सो, फैक्सो, ठीक है ना, फेलो, ये फैक्सो फेनिडाइन, फेनिडाइन, इसको बोलते हैं बेटा एलेग्रा। क्या बोलते हैं इसको, एलेग्रा, ये एलेग्रा है। इस प्रकार से क्या होती हैं, ये दवाइयाँ हैं अलग अलग प्रकार की, है ना, जिनका प्रयोग क्या किया जाता है, प्रतिहिस्टामिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि एलर्जी को कम करने के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये सारी दवाइयाँ थी, अभी और भी दवाइयाँ हैं इसमें जिनको